हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड एग्रीकल्चर में। तो हमने जितने भी पेपर सोल्व किए हैं बाकी और के, उन सभी में से लगभग अभी तक जितना भी मैटर पेपर में आ रहा है 2021-22 के में, तो इनमें से ही मिल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सोइल साइंस में भी इसी पेपर में से आने की संभावना रहेगी। पेपर 2018-19 का सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहला है द्वितीयक लवणीकरण, सेकेंडरी लवणीकरण। द्वितीयक लवणीय मृदाएं एट्रोपोजेनिक लवणीय या तो जल भराव या उचित निक्षालन और जल निकास के बिना सिंचाई के लिए जिम्मेदार हैं। ये स्थितियां मिट्टी के प्रोफाइल में या जमीन की सतह पर घुले हुए लवण छोड़ देती है, द्वितीयक लवणीकरण कहलाती है। इसके बाद में अम्लीय सल्फेट मृदाएं। अम्लीय सल्फेट मृदा स्वाभाविक रूप से होने वाली मिट्टी तलछट या कार्बनिक सबस्ट्रेट्स हैं जो जल भराव की स्थिति में बनते हैं। इन मृदाओं में आयरन सल्फाइड खनिज या अनेक ऑक्सीकरण उत्पाद होते हैं। इसके बाद में तीसरी परिभाषा है वो है क्षारीय मृदाओं का स्वसुधार। क्षारीय मृदाओं के साथ कैल्शियम विनिमय सोडियम को प्रतिस्थापित करके सोडिक और लवणीय सोडिक मिट्टी को पुनः प्राप्त किया जाता है। ये आमतौर पर जिप्सम जोड़कर पूरा किया जाता है। जिप्सम की मात्रा को जोड़कर पूरा किया जा सकता है। निक्षालन की लीचिंग की प्रक्रिया। लीचिंग आवश्यकता की अवधारणा को सबसे पहले कैलिफोर्निया के रिवर साइड में यूएसए लवणता प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था। औसत मिट्टी की लवणता को कुछ निर्दिष्ट स्तर से ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए जड़ क्षेत्र के नीचे से बाहर निकालना चाहिए। निक्षालन प्रक्रिया में पोषक तत्व जमीन से नीचे चले जाते हैं। ये समस्या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मृदा संघनन। भूतकनीकी में मिट्टी संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी पर लागू तनाव घनत्व का कारण बनता है, क्योंकि मिट्टी के दानों के बीच में छिद्रों से हवा विस्थापित हो जाती है। इसके बाद में डिफरेंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 में मृदा स्वास्थ्य, सोइल हेल्थ और मृदा किस्म, सोइल क्वालिटी। मृदा स्वास्थ्य एक अवस्था है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को अपने विस्तार से पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाता है। जल, पोषक तत्व, ऊर्जा व वायु के आदान प्रदान के लिए भौतिक, रासायनिक व जैविक वातावरण प्रदान करके पौधों व जानवरों की वृद्धि विविधता का समर्थन करता है। मृदा स्वास्थ्य मृदा समुदाय की जैविक अखंडता का वर्णन करता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य पोषक तत्वों के अनुपात, इंसेक्टिसाइड को जल में घुले यौगिकों सहित जल और विलोप के प्रवाह और भंडारण को विनियमित करना है। मिट्टी के भीतर जीवों और मिट्टी के जीवों उनके बीच पर्यावरणीय संतुलन बनाता है। मृदा की गुणवत्ता उन सभी कारकों सम्मिलित करती है जो पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। सहायक संरचनाओं और पुनरावर्तित खनिजों की रक्षा करता है सोइल क्वालिटी के अंदर। इसके बाद में नमकीन जल, खारा जल, जो समुद्री जल होता है उसे नमकीन जल, लवणीय जल। खारा जल अथवा नमकीन पानी प्रकृति में पाए जाने वाले नमक युक्त जल को कहते हैं। बिना उचित प्रबंधन के सिंचाई जल का अनुप्रयोग मृदा जल स्तर एवं सतह पर लवणों की मात्रा बढ़ाता है, वह लवणीय जल कहलाता है। खारा जल मुख्यतः समुद्री जल के रूप में पाया जाता है। जो खारा जल है मुख्यतः समुद्री जल के रूप में पाया जाता है। लवण युक्त जल द्वारा सिंचाई करने पर लवण मृदा की निचली सतह पर चले जाते हैं, जिससे ऊपर की सतह पर भूरी पपड़ी बन जाती है, सफ़ेद पपड़ी बन जाती है। खारे जल को सुधारा नहीं जाता और सिंचाई के लिए अनुयुक्त होता है। इनका पीएच मान होता है लवणीय मृदा का, वो होता है 8.5 से कम होता है। जो हम खारे पानी की बात करें तो इसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। इसके बाद में लवण प्रभावित मृदाओं के दृश्य निदान लवण। वे मृदाएँ जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सोडियम इत्यादि के घुलनशील लवण अत्यधिक मात्रा में होते हैं, लवणीय मृदाएं कहलाती है।
जो इसके सुधारने की बात करें लवणीय मृदाओं की, तो इसमें 3 विधियाँ होती है, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये 3 प्रकार की मेथड हैं। इसके बाद में एक एक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मैकेनिकल मेथड। वे विभिन्न कार्य करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। मैकेनिकल में वे विभिन्न कार्य करके इनका सॉल्यूशन किया जाता है। इसमें पहला कार्य करते हैं वो है निक्षालन, खुरचना, खाई खोद कर मैकेनिकल विधि में आते हैं। इसके बाद में है केमिकल। इसके निम्न विधियां हैं। पहली है जिप्सम का प्रयोग करके CaSO4 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में पायरेट का प्रयोग FeS2 8 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा से। इसके बाद में सल्फर का प्रयोग गंधक को सोइल में डालने पर उसकी क्रिया जल व ऑक्सीजन में होती है, जिप्सम व H2SO, जिससे कि वह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, जो भूमि की क्षारीयता व लवणता को कम करती है। इसके बाद में तीसरा जो है वो है बायोलॉजिकल मेथड। इसमें पहला है सिरे का प्रयोग, 250 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सिरे का प्रयोग। छाछ का प्रयोग, ये कार्बनिक अम्ल पैदा करती है। FYM कंपोस्ट, फसल चक्र अपनाना, प्रतिरोधी फसलें उगाना, ये बायोलॉजिकल मेथड है। इसके बाद में अम्लीय मृदाओं के निर्माण के कारक, जो अम्लीय मृदाएँ होती है उनके निर्माण के क्या क्या कारक हैं। अम्लीय मृदा, जब मृदा OH हाइड्रोक्सिक आयन व H आयन हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है तब उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। जो इसका pH की मान की बात करें तो 4 से 7 तक होता है। इसके बाद में इसका फॉर्मेशन, अम्लीय मृदा बनने के कारण, लीचिंग के कारण, अम्लीय उर्वरकों के प्रयोग से, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि के प्रयोग से, अम्लीय मूल चट्टाने द्वारा, और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन, कार्बनिक अम्ल के अपघटन के द्वारा। और इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, लवण प्रभावित मृदाओं के बनने के क्या कारण हैं। लवण प्रभावित मृदाओं के प्रबंधन के उपाय। जो लवणीय मृदा बनने के निम्न कारक हैं। पहला है शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु। इन मृदाओं का निर्माण मुख्यतः शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में आर्थिक वाष्पीकरण तथा कम वर्षा की स्थिति में होता है। इन क्षेत्रों में घुलनशील लवणों को निक्षालित करने के लिए वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं होने के कारण लवण मृदा में एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद में दूसरा है उच्च जल स्तर। भूजल में बहुत अधिक मात्रा में घुलनशील लवण होते हैं जिनकी मात्रा भौगोलिक पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके बाद में तीसरे की बात करें, लवणीय जल में सिंचाई। बिना उचित प्रबंधन के सिंचाई जल का अनुप्रयोग मृदा जल स्तर एवं सतह पर लवणों की मात्रा को बढ़ाता है। इसके चौथे की बात करें तो समुद्र जल का प्रवाह। समुद्र जल का पास में मृदाओं पर जल वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है और लेकिन साथ में लवण मृदा सतह पर रह जाती है। और अवमृदा की अभियंता, मृदा की अधोसतह में कठोर परत होने पर जल मृदा की निचली सतहों पर नहीं पहुंच पाता है। लवणीय मृदाओं के प्रबंधन के उपाय। इनके उपाय की बात करें तो पहला है खेत में निदान। जो खेत के अंदर ही हम निदान कर सकते हैं। इसके अंदर है लवणीय मृदाओं के दृश्य लक्षण। गर्मियों में इन मृदाओं के ऊपरी सतह पर सफ़ेद चूर्ण अथवा सफ़ेद भूरे रंग की परत दिखाई देती है जिसको खुरच कर दूर किया जा सकता है। इसके बाद में क्षारीय मृदा के दृश्य। इन मृदाओं की ऊपरी सतह पर कभी कभी भूरे रंग की पपड़ी दिखाई देती है जो कार्बनिक पदार्थ के छितरने के कारण बनती है। जो इसका दूसरा उपाय है वो है प्रयोगशाला निदान। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में आमतौर पर एक नियमित मृदा विश्लेषण में pH पर विद्युत चालकता व इसी का मूल्यांकन करती है। यदि मृदा का pH 8.5 है तो सोडियम अवशोषण अनुपात में SAR की गणना भी करनी चाहिए। ये तो है इसके निदान की बात। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा, समस्याग्रस्त मृदाओं के जैविक सुधार में बहुउद्देश्य वृक्षों के महत्व को समझाइए। जो जैविक सुधार हैं, जैविक उपचार का मतलब है कि दूषित मृदा अथवा भूजल जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए जैविक जीवों का उपयोग करना जैविक सुधार या उपचार कहलाता है। इसके बाद में
सीमांत भूमि में टिकाऊ उपयोग के तरीके का पता लगाना निम्नलिखित भूमि का सुधार है और ठीक करना है। पौधों की किस्मों का उत्पादन करने के लिए जर्मप्लाज में सुधार करना जो मृदाओं के अनुकूल होती है। इसके बाद में तीसरा है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व चक्रों और पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार करना। मध्यम स्तर पर उर्वरक और अन्य बाहरी निवेश का उपयोग करके पत्तीदार बायोमास के उत्पादन की एक उच्च दर। और इसके बाद में प्रचुर मात्रा में माइकोराइजा संघ की क्षमता के साथ महीन जड़ों का एक घना नेटवर्क है। गहरी जड़ों की मौजूदगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की एक उच्च दर है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7वां सोल्व नहीं करवाया, टाइम अधिक हो गया है, तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7वां भी सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।